किसी ने क्या खूब लिखा है, ऐ जिंदगी तुझसे क्या शिकायत करूं जब तुझे इस्तेमाल करने वाले अपने ही हैं। ये लाइन जिसने भी लिखी है बहुत बेहतरीन लिखी है। बताया गया है कि जिंदगी तो मेरी है लेकिन इसका इस्तेमाल यानी इसे दूसरे ही खर्च करते हैं और हम अपनी सारी जिंदगी अपने रिश्तों पर खर्च कर देते हैं। लेकिन कभी कभी उन रिश्तों से हमें ऐसा कुछ मिलता है कि शायद हम मरने के बाद भी उसे नहीं भूल सकते। आज की जो स्टोरी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, वहां पर एक पत्नी के धोखे ने पति को शायद मरने के बाद भी चैन नहीं दिया होगा। जब वो देख रहा होगा ना अपनी उस धोखेबाज पत्नी को, तो शायद वो भगवान से भी ये कह रहा होगा, ए भगवान मुझे इस धरती पर दोबारा मत भेजना। दोस्तों, आज की स्टोरी आप लोगों को रुला सकती है, आप लोगों को हैरान और परेशान कर सकती है। आज हमने क्राइम के ऊपर एक स्टोरी आप लोगों को बताई है जो अभी अभी हुई है। यहाँ पर मैं शुरुआत जब आपके लिए करूंगी तो आप काफी सोच में पड़ जाएंगे कि क्या ऐसा हो सकता है। चलिए एक परिवार से बात करते हैं। एक परिवार में 4 बच्चे होते हैं, पति पत्नी होते हैं, अच्छा खासा घर होता है, जिंदगी अच्छी चल रही थी, पैसे ज्यादा नहीं थे तो कम भी नहीं थे। शाम को पति आता है, पत्नी खाना बनाती है और बच्चे पिता को लिपट कर कहते हैं कि बाबा पूरा दिन कैसा रहा है। कितना अच्छा माहौल है ना, सोचकर देखिए उस विचार को। लेकिन उसके बाद मैं आपको जो बताऊंगी उससे आप शायद कमजोर दिल वाले इस बात से दूर रहना। अब इसके बाद ये बाबा घर आता है, ये पिता, पत्नी चाय बनाती है, दोनों पति पत्नी बैठकर चाय पीते हैं और पत्नी कहती है कि आप थोड़ा सा आराम कर लीजिए, पूरे दिन काम करते हैं, मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ। करीबन 2 घंटे बाद वो पति दरवाजा बंद करता है अंदर से और अपने बिस्तर पर जाकर लेट जाता है। थोड़ी देर बाद 2 या 2.5 घंटे बाद पत्नी दरवाजा खटखटाती है। काफी देर जब दरवाजा खटखटाती है, पति नहीं उठता है तो पत्नी खिड़की से अपने पति को देखती है। पत्नी जब खिड़की से पति को देखती है तो बहुत जोर जोर से चीखने लगती है, पूरे पड़ोस को इकट्ठा कर देती है और पड़ोसी उस महिला को संभालते हैं और उस दरवाजे को तोड़ते हैं। थोड़ा सा तो आपको महसूस हो चुका होगा, एक व्यक्ति जो अपनी जिंदगी में इतना खुश था तो फिर उसने ऐसा कदम क्यों उठाया, क्यों उसने अपने 4 बच्चों को बिना बाप के छोड़ दिया, बेसहारा और लाचार इस दुनिया में ठोकर खाने के लिए। तो दोस्तों, ये पूरा मामला जब आप सुनोगे तो अब वो पत्नी कैसे जिएगी, क्या हुआ, किस दबाव में आकर उस व्यक्ति ने ऐसा किया, ये सब कुछ जानने के लिए लास्ट तक हमारी वीडियो में बने रहना। और उस महिला को बार बार डॉक्टर के पास ले जाया जाता है क्योंकि उस महिला की पति के गम में ऐसी हालत हो जाती है। तो चलिए इस कहानी की तरफ चलते हैं, इस घटना की तरफ चलते हैं जो कि यूपी के बरेली जिला से होती है। बरेली जिले में एक परिवार रहता है। परिवार में महिला का नाम रेखा होता है और इस महिला के पति का नाम कहरल होता है। कहरल और रेखा दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, दोनों बहुत अच्छे से साथ में रहते हैं। कहरल नगर निगम यानी नगर पंचायत में सफाई का काम करता है। इसकी पत्नी एक मेडिकल कॉलेज में यानी वहां पर खाना बनाने का काम करती है। इनके 4 बच्चे होते हैं, 3 लड़के और 1 लड़की। जिंदगी बहुत खुशियों से भरी हुई थी, जिंदगी में कोई भी दुख या तकलीफ नहीं होती है। अब एक दिन की बात होती है, यहाँ पर कहरल सिंह अपने घर आते हैं तो पत्नी दरवाजा खोलती है रेखा और कहती है कि आ गए आप काफी थके लग रहे हैं, चलो आप बैठो, हाथ मुंह धोकर आओ, मैं आपके लिए चाय बनाकर लेकर आती हूँ। बच्चे अपने पिता को लिपट जाते हैं। वो व्यक्ति एक चेयर पर बैठ जाता है क्योंकि ज्यादा अमीर नहीं थे। अब ये महिला जो रेखा होती है चाय बनाकर लाती है, चाय को घोलती हुई आ रही है। पति कहता है कि आज इस चाय में ऐसा क्या डाला है जो इसे घोल रही हो, तो वो कहती है कि मेरा प्यार इसमें घुला हुआ है और तुम्हारे लिए मैं ये लेकर आई हूँ। दोनों जने एक साथ बैठते हैं, पति को चाय का कप दिया जाता है और दोनों चाय पीते हैं। दोस्तों, इसके बाद वो कहती है कि आप नहा धोकर आराम कर लो और मैं आपके लिए शाम का खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। वो कहता है कि मुझे नींद आ रही है, मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। वो पति अंदर से दरवाजा बंद करता है और अपने कमरे में जाकर आराम करने लगता है। पत्नी कुछ इधर उधर के काम देखती है, बच्चों को देखती है और पत्नी अपना रसोई में खाना बनाने लगती है।
दोस्तों करीबन इन सब चीजों में वो सोचती है कि मेरे पति सोए हुए हैं, तो वो उन्हें जगाने की कोशिश नहीं करती है और शाम के 5 बज जाते हैं। 5 बजे वो महिला कहती है कि इन्हें भूख लगी होगी, तो वो दरवाजे पर जाकर कहती है कि कहरल सिंह दरवाजा खोलो, सुनते हो क्या, जग रहे हो तुम या सो रहे हो। कई बार जब दरवाजा खटखटाती है तो पति दरवाजा नहीं खोलता है। अब ये महिला सोचती है कि या ज्यादा गहरे सोए हुए हैं, तो चलो इनको मैं खिड़की से आवाज लगाती हूँ। ये महिला जब खिड़की पर जाकर खड़ी होकर देखती है तो ये जोर जोर से दहाड़े मारने लगती है, चीखने लगती है। पड़ोसी तुरंत वहां पर आते हैं कि जाने क्या हो गया। जब पड़ोसी जंगले से झांक कर देखते हैं तो उनके भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों यहाँ पर तुरंत पुलिस को बुलाया जाता है। महिला को कई महिलाएं पकड़ती हैं, वो चीखती है, अपने पति की तरफ भागती है। दरअसल उसके पति ने अपने आप को पंखे से यानी लटका दिया था, यानी वो लटका हुआ नजर आता है बिस्तर के ऊपर। पड़ोसी पुलिस की अगवानी में उस दरवाजे को तोड़ते हैं। जब तोड़ते हैं तो उस व्यक्ति को बाहर लाया जाता है। वो महिला अपने पति से लिपट लिपट कर, जिसका नाम रेखा होता है, कहती है कि अब मैं तुम्हारे बिन बच्चों को कैसे पालूंगी, तुमने ऐसा क्यों किया, क्या तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आया, तुम्हें नहीं लगा कि मैं तुम्हारे बिन कैसे जीऊंगी। पड़ोसी जब इस महिला की बातों को सुनते हैं तो उनकी भी आंखें भर आती हैं। सोचते हैं कि कह तो सही रही है, अब ये अपने पति के बिना बच्चों को कैसे पालेगी। दोस्तों वो मंजर आप अपनी आंखों के सामने सोचकर देखिए, बात तो बहुत गहरी है। और ये बात होती है 13 अप्रैल की। 13 अप्रैल को दिन के वक्त ये सब कुछ चल रहा था। अब यहाँ पर पुलिस सबको अपने कब्जे में लेती है और कब्जे में लेने के बाद सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस को लग रहा था कि ये नॉर्मल एक आम केस है, लेकिन यहाँ पर जब उस लड़के के या उस व्यक्ति के, कहरल सिंह के परिवार वाले आते हैं, जब ये खबर घर वालों को पता चलती है कि कहर सिंह ने अपने आप को इस दुनिया से दूर भेज दिया है, तो कहर सिंह के भाई को यकीन नहीं आता है। कहर सिंह के भाई का नाम अशोक होता है। और दोस्तों ये बात 13 अप्रैल की होती है, जब यहाँ पर अशोक घर में आता है। और अशोक जब सब कुछ मामले को देखता है तो यहाँ पर पुलिस वालों के सामने अशोक दहाड़े मार मार कर रोने लगता है। कहता है कि साहब, मेरे भाई की पत्नी मेरे भाई को ही खा गई। जब ये शब्द रेखा सुनती है तो जेठ के सामने विरुद्ध खड़ी हो जाती है। कहती है कि तुम मुझसे जलते हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे पति की मृत्यु पर मुझ पर ही आरोप लगाओगे। जेठ जी को शर्म करो। तो अशोक यहाँ पर कहता है कि उल्टा ज्यादा मत बोल, मुझे तेरे बारे में सब कुछ मालूम है। पुलिस को ये केस देखने में बहुत आम और नॉर्मल लग रहा था, लेकिन यहाँ पर जब अशोक पूरी सच्चाई पुलिस के सामने रखता है तो पुलिस इस पर एक कड़ा फैसला लगती है। दोस्तों 14 अप्रैल 2025 को जो अशोक कुमार होता है, कहरल सिंह का भाई, वो पुलिस कंप्लेंट दर्ज कराता है और आरोप अपने छोटे भाई की पत्नी पर लगाता है। पुलिस वाले इसी तरह से तहकीकात करते हैं, क्योंकि जो भाई ने सच्चाई भाई की पत्नी के बारे में बताई थी, वो सच्चाई आपको हिलाकर रख देगी। यहाँ पर पुलिस कार्रवाई करती है और 16 अप्रैल बुधवार को 2025 को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है। जब ये रिपोर्ट आती है तो यहाँ पर सब हिल जाते हैं। पड़ोसी हैरान हो जाते हैं कि जिस महिला को हम इतने प्यार से डॉक्टर को दिखा रहे थे, खाना खिला रहे थे, जिनके बच्चों का ख्याल रख रहे थे, वो महिला इतनी सातिर और इतनी बदतमीज और बेकार निकली। ऐसी महिला को तो सहारा देना भी समाज में एक गुनाह है। अब दोस्तों मैं उस महिला के बारे में ऐसा क्यों कह रही हूँ, दरअसल जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई थी उसमें साफ साफ लिखा हुआ था, रेखा का जो पति है कहरल सिंह, उसे चाय में कुछ जहरीला पदार्थ पिलाया गया है, यानी चाय में कुछ ऐसी नशीली दवाई दी गई है जिसके कारण वो बेहोश होता है और बेहोशी की हालत में उसके गले को दबाया जाता है। जब ये सब कुछ पुलिस के सामने आता है तो पुलिस बड़े भाई की कंप्लेंट पर इस रेखा को तुरंत उठा लेती है। बच्चे बिलबिलाते रह जाते हैं। बड़ा भाई अशोक इन बच्चों को अपने पास लेता है और इनका ख्याल रखता है।
दूसरी तरफ मुकेश चंद्रा एसपी ने बताया इस पूरे खुलासे के जरिए, यहाँ पर जब रेखा की मरम्मत की जाती है या उससे पूछताछ की जाती है कड़े लहजे में, तो रेखा थोड़ी देर भी पुलिस वालों के सामने नहीं टिक पाती है। कहते हैं ना, चोरी ऊपर से सीना चोरी। ये महिला जितनी सातिर थी, जिस दिन आप इसको रोता हुआ देखेंगे ना, तो शायद इसको बहुत अबला, बेचारी और बहुत ही बेचारी कहकर बुलाओगे, लेकिन जब पुलिस इसकी अच्छी तरह से खातिरदारी करती है, महिला लेडी पुलिस, तो ये एक तोते की तरह बोलने लगती है। कहती है कि हाँ, मैंने ही मारा है अपने पति को और ऐसे ही मारूंगी अगर वो मुझसे अलग नहीं होगा। महिला पुलिसकर्मी इसके गाल पर एक तमाचा रखती है और कहती है कि महिला के नाम पर कलंक हो, क्यों मारा, ऐसी क्या वजह रही। तो यहाँ पर रेखा बताती है कि मेरे पति नगर पंचायत में सफाई का काम करते हैं, मैं एक मेडिकल कॉलेज में खाना बनाने का काम करती हूँ। जहाँ पर मेडिकल कॉलेज में मैं खाना बनाती हूँ, वहीं पर एक लड़का मेरे साथ में खाना बनाता है जिसका नाम पिंटू होता है। पिंटू और मेरी नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। भले ही मुझे 4 बच्चे थे, लेकिन पिंटू का साथ मुझे बहुत पसंद होता है। मेरे पति एक दिन घर से बाहर जाते हैं, मैंने पिंटू को घर पर बुलाया और उस दिन मेरे पति जल्दी काम से घर आ जाते हैं और पिंटू को और मुझे उन्होंने ऐसे हालात में देखा जिन्हों में उन्हें देखना नहीं चाहिए था। यहाँ पर जब मेरे पति घर आते हैं, जिनका नाम कहरल होता है, वो मुझ पर गुस्सा होते हैं, पिंटू को घर से भगाते हैं, मुझ में मार लगाते हैं। शाम का वक्त होता है, मुझसे कहते हैं कि रेखा देख, 4 बच्चे हैं, इनकी जिंदगी हमें काटनी है। तो रेखा भी यहाँ पर झूठी हामी भरती है, कहती है कि अब की बार माफ कर दो, दोबारा जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। और वो पति, मासूम पति, बेचारा लाचार पति अपनी पत्नी को, क्योंकि उसके आगे कोई भी सवाल जवाब नहीं थे, आखिर वो क्या कर सकता था, उसने अपनी पत्नी को माफ कर दिया। दोस्तों, यहाँ पर रेखा बताती है कि कुछ दिन निकलते हैं, लेकिन मेरा पति अब मुझ पर शक करता है, घर से बाहर जाने से मुझे रोकता है, मेरी नौकरी से हटाता है। जब ये सब कुछ करता है तो ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अब मुझे अपने बच्चे भी प्यारे नहीं लगने लगे थे। आप लोगों को एक चीज बता दूं, जो महिलाएं ऐसी होती हैं, उन्हें अपने बच्चे भी प्यारे नहीं लगते हैं। ऐसी महिलाओं को तो समाज में रहने का अधिकार नहीं है। क्या इसे आप प्यार कहोगे? क्या ये सच में ही प्यार है? 4 बच्चों की मां बनने के बाद तुम्हें एहसास होता है कि तुम एक प्यार करने योग्य महिला रह चुकी हो। शर्म आनी चाहिए उन महिलाओं को जो ऐसी घटनाओं को या ऐसी कहानियों को वारदात देती हैं। चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाओ, महिलाओं का नाम जो तुम खराब करती हो। क्यों करती हो ऐसा? क्यों किसी की जिंदगी को बर्बाद करती हो? प्यार करना है तो शादी से पहले करो, एक व्यक्ति के साथ जीवन बिताओ, इसे प्यार का नाम नहीं दे सकते। आज तुम्हारे साथ कोई और है और कल तुम किसी और के साथ घूम रही हो, इसे प्यार नहीं कहा जाएगा। दोस्तों, ऐसी वारदातें देश में बहुत घटित हो रही हैं। अब इन्हें घर से कैसे सही किया जाए, ये एक चिंता का विषय है। आज पुरुष बेचारा और लाचार हो चुका है। सच में ही पुरुषों के साथ नाइंसाफी हो रही है। मैं एक महिला होते हुए ये शब्द क्यों कह रही हूँ, आसपास के ये समाज को देखकर इन शब्दों को कह रही हूँ। रेखा उसके बाद बताती है कि मैंने पिंटू के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र के तहत मैं शाम के वक्त मेरे पति 1 बजे घर आते हैं। उनके लिए मैं चाय बनाती हूँ, चूहे मारनी दवाई लेकर आती हूँ, जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सांप आया था, उसे चाय में घोलते हुए पति के साथ लाती हूँ और पति को उसी कप को देती हूँ जिसमें मैंने वो दवाई मिलाई थी। लेकिन उससे भी कुछ काम नहीं बनता है। उसके बाद मैं पिंटू को बुलाती हूँ और हम दोनों आपस में तीनों हाथापाई होती हैं और मैं अपने पति कहरल को इस दुनिया से दूर भेज देती हूँ। इसके बाद हम कमरे के अंदर जाते हैं, पंखे पर रस्सी लटकाकर अपने पति को उसका पूरा इंतजाम करते हैं और दरवाजे को अंदर से बंद करके, ताकि इस समाज को लगे कि इस व्यक्ति ने खुद ने किया है जो कुछ, और खिड़की से हम बाहर आ जाते हैं ताकि सभी को ये लगे कि इसने खुद ने सब कुछ किया है। तभी तो जब पुलिस पहली बार वहां पर आती है तो पुलिस को सब कुछ ऐसा लग रहा था कि मानो ये एक आम और सिंपल सा दिखने वाला केस है। लेकिन एक भाई के विलाप ने, क्योंकि रेखा की प्रेम कहानी, पिंटू की प्रेम कहानी यहाँ पर कहरल सिंह ने सभी को बता दी थी और सभी को इसके बारे में जानकारी होती है। और दोस्तों, रेखा पुलिस के सामने सब कुछ कबूलनामा कर लेती है। उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो चुकी है। ये घटना
13 अप्रैल शाम 5 बजे की है 2025 की, और 16 अप्रैल को इसमें कुछ जरूरी सबूत पुलिस के सामने आते हैं। 17 अप्रैल तक इस केस का खुलासा हो जाता है। 4-5 दिन में इस सब कुछ पुलिस के सामने आ जाता है। कहते हैं ना कि झूठ के पांव नहीं होते, लेकिन वो बहुत दूर तक जाता है। लेकिन जब उसके सामने सच की रोशनी आती है ना, तो वो मिट जाता है। तभी तो कहते हैं कि झूठ कभी छुपाए नहीं छुपता और सच को कोई दबाए नहीं दाब सकता। अपने जीवन में अगर तुम्हें ऐसे ही कार्य करने हैं तो किसी की जान लेने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तुम कौन होते हो किसी को इस दुनिया से दूर भेजने वाले? शर्म आनी चाहिए प्यार को बदनाम करने वाले ऐसे लोगों को जो प्यार को बदनाम करते हैं। अरे प्यार इसे नहीं कहते, प्यार त्याग को कहते हैं, तपस्या को कहते हैं, एक दूसरे के लिए दुनिया छोड़ने को प्यार कहते हैं, एक दूसरे के लिए मर मिटने को प्यार कहते हैं, एक दूसरे के लिए प्यारी से प्यारी चीज को छोड़ने को प्यार कहते हैं, शायद जिंदगी भर एक के लिए इंतजार को प्यार कहते हैं, जिंदगी भर उसके चेहरे को देखते ही गुजारने को प्यार कहते हैं। इसे प्यार नहीं कहते, इसे केवल हवस कहते हैं, भूख कहते हैं। तन की भूख और भोग विलास में जिस तरह से डूबे हुए हो ना, जब वहां पर जाओगे ना तो ये भोग विलास तुम्हें नष्ट कर देंगे। तुम्हारा जन्म या मरण खत्म हो जाएगा। अनंत काल तक तुम ऐसी बिरहा में जलोगे, ऐसी अग्नि में जलोगे जहां से निकलना भारी हो जाएगा। कुछ लोग मुझे कमेंट करके कहते हैं कि दीदी जब आप बोलती हो तो कई शब्दों को सुनकर डर लगता है। मेरा किसी को डराने का कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन केवल सत्य कह रही हूँ। जिस भोग विलास में तुम डूबे हुए हो ना, जिस गंदगी के लिए तुम एक मानवता को खत्म कर रहे हो, ये गंदगी है। क्या है ये? कुछ भी नहीं है। इस गंदगी के लिए तुम मानवता को खत्म कर रहे हो, तुम मिट जाओगे, तुम्हारा वजूद नहीं रहेगा। अनंत काल तक तुम कहाँ रहोगे? जलती हुई रेत में। तपते हुए पुतले से तुम्हें साथ उसके संबंध रखने होंगे। क्या तुम ऐसा चाहते हो? हरे क्यों डूब रहे हो इसमें? मैं क्या कहूं, जितने वर्ड हैं इतने कम पड़ जाएंगे। ऐसे लोगों को समाज से दूरी रखनी चाहिए। ये लोग समाज में रहने लायक नहीं है। कानून बने हैं लेकिन कानून का यहाँ पर लोग शायद उल्लंघन करते हैं या कानून को कुछ भी नहीं मानते। दोस्तों, इस सत्यता पर रखी हुई एक घटना है, अभी घटी है। यहाँ पर 13 अप्रैल को ये घटना घटी है और इसके बारे में जितनी भी जानकारी थी मैंने आप लोगों को बताया। मैं माता और बहनों से कहना चाहती हूँ कि ये कोई प्रेम नहीं है। बिल्कुल अपने आप को इस दंदल से निकालो। अगर कोई उलझी हुई है तो अभी अगर मेरी बात या मेरी घटना सुन रही है तो बिल्कुल निकल जाना। कितना अच्छा परिवार था, सारी चीजें हो गई। माँ जेल चली गई, पिता दुनिया से दूर चला गया। 4 बच्चों का पालन पोषण कौन करेगा? जब वो बड़े होंगे तब उनसे क्या कहा जाएगा कि तुम्हारी माँ ऐसी उल्टा निकली, तुम्हारी माँ ने ये सब कुछ कहा। उन बच्चों का आने वाला कल तुमने देखा है? उस माँ को शर्म आनी चाहिए। वो भोग विलास में इतनी पागल हो गई कि उसे अपने बच्चों का आने वाला कल नहीं दिखा। अरे उन बच्चों को पैदा ही मत करती, इस दुनिया में ही मत लाती, तुम माँ के नाम पर एक धब्बा हो। तो दोस्तों, इस स्टोरी के बारे में, इस घटना के बारे में आपकी जो भी राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। शाम को हाजिर होंगे आप सभी लोगों के नाम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।